खबर हिमाचल से के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साहित्य वीथिका दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरा प्रणाम। आज हम इस कार्यक्रम में प्रस्तुत कर रहे हैं कवि गनी की कविताएं। कवि गणेश गनी किसी परिचय के मोहताज नहीं। हिंदी कविता के बिना गणेश गनी अधूरे हैं और गणेश गनी के बिना हिंदी कविता। कवि गणेश ने कविता को सहज और साधारण भाषा में पाठकों तक पहुंचाकर इस मिथ को समाप्त किया है कि हिंदी कविता पाठकों से दूर होती जा रही है। किस्से चलते हैं बिल्ली के पांव पर कि प्रकाशित होने के एकदम बाद कविता को बिना किसी अध्यापकीय आलोचना के पाठकों तक पहुंचाने के इस नायाब तरीके को साहित्य पाठकों ने हाथों हाथ लिया। गणेश प्रकृति के इतने करीब रहते हैं कि नैसर्गिक आभा से सराबोर इस धरा का सूक्ष्म से सूक्ष्म पल गहरी संवेदनाओं के साथ गनी की कविताओं का अटूट हिस्सा बन जाता है। ये कविताएं जंगल और जीवन की कविताएं बन जाती हैं। सर्दियों की गुनगुनाती दोपहरी धूप का आभार और हवा का ऋण चुकाने का संदेश देने लगती हैं। कवि जीवन और मृत्यु के बीच के क्षणों में भी आराम करते शमशान में एक दो पौधे रोपने का अनुरोध करता है। कवि अपने और गांव और नदी से इतना अभिभूत है कि उसके भीतर गांव और नदी हर वक्त तैरती रहती है। गनी की कविताएं आने वाले खतरों का भी पूर्व संकेत देती हैं। आदमी की जब जिजीविषा मर जाती है वह आत्मा को मारने का प्रयास करता है। गनी की कविताओं के बिंब आसपास के परिवेश से जुड़े होते हैं और गंभीर अर्थ को लेकर कविता में प्रवेश करते हैं। गणेश गनी के काव्य संग्रह वह सांप सीढ़ी नहीं खेलता है से इतर की कुछ कविताएं नववर्ष पर गणेश गनी की भेंट खबर हिमाचल के माध्यम से। नमस्ते दोस्तों। एक कविता। अगली यात्रा से बस 2 घड़ी पहले भले ही पृथ्वी की पीठ पर बैठकर सूर्य का एक और चक्कर पूरा कर लिया, इस बीच धरती पर छोटी छोटी यात्राएं करते करते बगल में बह रही नदी को न ढंग से देखा और ना ही उसकी धुन सुन पाए। बहुत दिनों बाद लगा आज कि जैसे ज़मीन पर नजरें गड़ाए चलते चलते नीले आकाश में उड़ते बादलों को आंख भर देखने से चूक गए। ब्रह्मांड में अद्भुत यहाँ और कुछ तारों को देखने का एक और अवसर खो दिया। बहुत दिनों बाद लगा पतझड़ का मौसम कितना जिद्दी है। पहाड़ पर खड़ा जंगल तो उससे भी अधिक। उसे पता है एक मेंढक की जिद पर उसके खुरों में नाल नहीं ठोकी जा सकती। अगली यात्रा से बस 2 घड़ी पहले उसका जिक्र नहीं आएगा। जिनकी पकड़ कमज़ोर थी वो तो ख्यालों में भी नहीं आएंगे। जो हाथ पकड़ने से कतराते रहे लेकिन वो सपनों में आएंगे ज़रूर, जिन्हें घड़ी पल की दूरी भी बर्दाश्त नहीं हुई। भीतर एक गांव, एक नदी, एक पुल। सब के अपने अपने गांव होते हैं। जिनके नहीं होते उनके भीतर भीतर भी बसने लगते हैं एक समय बाद धीरे धीरे गांव अपने अपने। एक गांव के भीतर मैं हूँ, एक गांव मेरे भीतर है, एक नदी चुनाब है मेरे भीतर।
आर पार चट्टानों में जकड़े लोहे के मोटे रस्सों पर झूलता एक पुल। मैं अकेला नहीं हूँ कि मेरे साथ साथ गांव और नदी चल रहे हैं हाथ पकड़े। और यह ज़रूरी भी हो जाता है जब भूलने लगते हैं आहिस्ता आहिस्ता गांव और नदी हमें। पुल झूलने से इनकार कर देता है हवा को। हमारी खेलने की गोपनीय जगहें हो जाती हैं गुम अचानक किसी रोज। छुपन छुपाई के लिए धरती के वो रहस्यमय कोने जब दे देते हैं हमारी ही खबर। और एक आवाज भर की दूरी वाले मित्र जब एक एक कर खोने लगते हैं, तब इतनी भर जगह होनी भी चाहिए कि भीतर एक गांव नदी समेत बसाया जा सके जिंदगी भर के लिए। और एक पुल जो हो उदास लम्हों के लिए। थोड़ा समय निकाल लेना, थोड़ा समय जरूर निकाल लेना किसी रोज गला सूखने से पहले। नदी को शुभकामनाएं दे आना। शहद से मिठास बनी रहे जीभ पर किसी मधुमक्खी के परों को सहला आना। जंगल और जीवन की मित्रता में न पड़े कभी कोई गांठ कि पृथ्वी के हथेलियों में रखे किसी वृक्ष के पैर छू आना। जिताना आभार धूप का सर्दियों की किसी गुनगुनी दोपहरी में। और चांद से पूर्णिमा की रात हाथ उठाकर प्रार्थना कर आना पूरे मन से कि असर अमावस की रात तक रहे। हवा का ऋण चुकाया नहीं जा सकता कि एक लंबी गहरी सांस लेकर वायुमंडल में मस्तिष्क झुका आना। दुआएं देने से पहले बताना उसे इस तरह से कि कहाँ अनजान हो उसके प्रेम की हद से, जो कभी कही ही नहीं जा सकी। लौटते हुए उस बात को सोचकर फिर बेहिसाब खुश हो लेना। बस केवल एक सुबह से शाम तक का सारा समय उसे दे आना। चढ़ाई शुरू करना एक विहान किसी पहाड़ी पर और गोधुली में मुड़ आना तलहटी में, जहां से पहाड़ी आरंभ होती है। ठीक उस रेखा का स्पर्श बता देगा पहाड़ जैसे जीवन का रहस्य। बस घुटनों के बल झुककर माथा टेकाना। किसी दिन अचानक से मिली एक अनजान शव यात्रा का हिस्सा चुपके से कांधा दे आना और फिर हो जाना गुम। जीवन और मृत्यु के वजन का हिसाब लगा लेना। इतना भर समय निकाल लेना कि जब शमशान आराम कर रहा होगा, ठीक उस वक्त आसपास एक दो पौधे रोप आना। एक और कविता ताकि डरावने प्रश्न टाले जा सकें। बाहर लगभग अंधेरा जैसा ही है, परंतु यह अंधेरा कुछ ऐसा है जिसका वर्णन करना बड़ा ही असंभव है। इसे केवल देखकर ही महसूस किया जा सकता है। जैसे कोई पूछे कि रात के समय जो डिबरी जल रही थी उसकी रोशनी कितनी थी। फिर भी एक आदमी अपनी दृष्टि बादलों के पार डालता है और कहता है दोपहर से अधिक का समय हो चुका है और छत पर एक हाथ बर्फ बैठ चुकी है। रात ढलने से पहले इसे हटाना होगा। छत के किनारे से बर्फ हटाने का काम शुरू होता है। जब तक दूसरे किनारे तक पहुंचते हैं तब तक छत का साफ किया हुआ भाग फिर से बर्फ ढक देती है। रात ढलने लगी है मगर हिमपात रुक नहीं रहा। सिर, कंधों और पीठ पर जमी बर्फ को झाड़ने के बाद अब सभी आग के आसपास बैठ गए हैं, एक घेरा बनाकर। घर के बीचों बीच लोहे की तिपाई पर भी रोशनी के लिए आग जलाए रखी है। कठिन समय है तो नींद भी कठिन है आना। न जाने सुबह तक क्या होगा। ऐसे कई प्रश्न मन में उठ रहे हैं। अखरोट तोड़ने वाले
गिरियां जमा कर रहे हैं, ऊन काटने वाले तकलियां घुमा रहे हैं। मुश्किल समय ज़रा धीरे से बीतता है। इसीलिए घर के कुछ सदस्य समय काटने के लिए पहेलियां भी पूछ और बूझ रहे हैं, ताकि डरावने प्रश्न कम से कम कुछ समय के लिए टाले जा सकें। जैसे अक्सर आते हो अचानक, तुम यूं मत आना मुझसे मिलने, जैसे कोई आग मांगने आता है। तुम अपने सारे काम कर आना स्थगित, या कुछ बेहद ज़रूरी काम निपटा आना, जैसे जन्म या मृत्यु के पलों में उत्सव या शोक मना आना। तुम उस घड़ी आना जब पंछी लौट आते हैं, सांझ और रात के ठीक बीच के पलों में। तुम लाना मुट्ठी भर समय को बचाकर, और फिर धीरे धीरे खुलना कि एक एक क्षण एक एक युग लगे, कि युगों युगों तक रात याद रखी जाए। कोई ऐसी बात इन्हीं लम्हों से खुलेगी। आखिर बातें ही बचाती हैं हमें, जिसे अक्सर लोग अमर होना कहते हैं। हालांकि इस ब्रह्मांड में बचता कुछ नहीं भ्रम के सिवा, और यही हमें जिंदा भी रखती है। सुनो अब एक अंतिम ज़रूरी बात, तुम वैसे भी आ सकते हो जैसे अक्सर आते हो अचानक। धन्यवाद।